अच्छा जी, टॉपिक निकालेंगे चैप्टर नंबर 11 इन्वेंटरीज, पेज नंबर 436। इन्वेंटरी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है जी? हम कुछ चीजें परचेज करते हैं, लेकिन हम परचेज उतनी करते हैं जितनी हमें जरूरत है या उससे ज्यादा? नहीं, उससे ज्यादा। ठीक है, तभी तो कोई इन्वेंटरी बनेगी। अब हम लोग अपनी जरूरत से ज्यादा क्यों परचेजेस करते हैं? वजह क्या है? हम लोग अपनी जरूरत से ज्यादा क्यों परचेजेस करते हैं? क्या रीजन हो सकती है? अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड। सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? डिमांड में किसी भी टाइम पे अनसर्टेनिटी आ सकती है, तो अगर उसको कवर करने के लिए हमारे पास इन्वेंटरी मौजूद ना हुई तो क्या हम उस डिमांड को मीट कर पाएंगे? अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हम लोग बहुत ज्यादा इन्वेंटरी खरीद लें तो सप्लायर हमें कोई डिस्काउंट वगैरह भी दे रहा हो, बल्क डिस्काउंट। कि अगर लेट्स से हम लोग 1000 यूनिट्स खरीदते हैं तो हमें प्राइस पड़ती है 10 रुपया, लेकिन अगर हम लोग 1500 यूनिट्स खरीदें तो हमें प्राइस 8 रुपया पड़ेगी। तो ये भी एक पर्पस हो सकता है ना इन्वेंटरी को होल्ड करने का, ठीक है? तो इस तरह डिफरेंट पर्पस हो सकते हैं जिसके लिए हम लोग इन्वेंटरी होल्ड करते हैं। अच्छा जी, आपके पास जरा देखिएगा, इसमें स्कोप लिखा हुआ है। स्कोप क्या है जी? अच्छा, स्टैंडर्ड कौन सा है ये इन्वेंटरी से जो डील करता है? इसका नाम है जी IAS2 इन्वेंटरी। इट अप्लाइज टू ऑल इन्वेंटरीज एक्सेप्ट फॉर वर्क इन प्रोसेस ऑन कंस्ट्रक्शन एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स। नंबर 2, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। और नंबर 3 क्या है जी? एग्रीकल्चरल बायोलॉजिकल एसेट्स। इनके अलावा जितनी भी इन्वेंटरीज है वो सब की सब कौन से स्टैंडर्ड में आएंगी? IAS2 में आएंगी। डेफिनेशंस में आएंगी, इन्वेंटरीज आर एसेट्स दैट आर हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स का मतलब क्या होता है? जो आपका मेन ट्रेडिंग बिजनेस है, मेन बिजनेस है आपका, उसको क्या कहते हैं? एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस जो होता है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी होती है, उसको बेचने से रेवेन्यू नहीं मिलता। रेवेन्यू सिर्फ कौन सी एक्टिविटीज से आता है? ऑर्डिनरी। जो कौन सी एक्टिविटीज होगी? ऑर्डिनरी। जो आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज है उनसे रेवेन्यू आपको नहीं, उनसे आप क्या करते हैं वो मैं बाद में बताता हूं उसमें। अच्छा, डेफिनेशंस में आए, इन्वेंटरीज आर एसेट्स दैट आर हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस in the process of production for such sale in the form of materials or supplies to be consumed in the production process। अब एक बात याद रखना कि आपके पास जो इन्वेंट्री है ये 3 तरह की हो सकती है। एक इन्वेंट्री क्या कहलाती है? कौन सी इन्वेंट्री होगी? रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री है। रॉ मटेरियल क्या है जी? कि हम लोगों ने अगर चेयर बनानी है तो चेयर का रॉ मटेरियल क्या है? रॉ वुड। रॉ वुड हो गया ना, तो जो रॉ वुड हम लोग लेकर आएंगे वो क्या है? हमारा इन्वेंट्री है, ठीक है? दूसरा इन्वेंट्री, इस रॉ मटेरियल को हम लोग अपने प्रोसेस में डालेंगे। क्यों जी? प्रोसेस में डालेंगे तो हमारे पास एक इन्वेंट्री बनेगी, उसको हम क्या कहते हैं? वर्क इन प्रोसेस। ठीक है ना? कुछ रॉ वुड से कुर्सियां बन जाएंगी, कुछ अभी बीच में होंगी। जो अभी फुली बनी नहीं है उनको हम कौन सी इन्वेंट्री बोल रहे हैं? वर्क इन प्रोसेस, ठीक है? और वर्क इन प्रोसेस के बाद तीसरी कौन सी इन्वेंट्री होगी हमारे पास? फिनिश्ड गुड्स की।
ठीक है। अच्छा, अब याद रखो, मैं पहले बात करता हूं कौन सा बिजनेस, कौन सा बिजनेस है ये, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री किसके इक्वल होती है, मटेरियल, लेबर एंड तीसरी कौन सी कॉस्ट है, ओवरहेड्स। कौन सी तीन कॉस्ट लगती है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। याद रखना कि मटेरियल प्लस लेबर, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कौन सी कॉस्ट है ये, क्या नाम है इसका, प्राइम कॉस्ट। इस प्राइम कॉस्ट कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट को। किस कॉस्ट कहते हैं ये, डायरेक्ट कॉस्ट। क्या होती है ये, क्या है, इस मार्कर में जो कॉस्ट नजर आ रही है वो सारी कौन सी कॉस्ट है, डायरेक्ट। क्या नजर आ रहा है इसमें, रॉ मटेरियल, और क्या नजर आ रहा है, लेबर, जिसने, और क्या नजर आ रहा है, वो मशीन नजर आ रही है जिसके ऊपर बना हुआ है भाई, जिसने शेप दी है, ठीक है। जिस जगह ये बना है क्या उसका रेंट इसमें नजर आ रहा है, बताएं। एडमिनिस्ट्रेशन जिसने, जहां पे वो नजर आ रही है, इसमें कोई सुपरवाइजर नजर आ रहा है, इसमें नहीं नजर आ रहा ना। इसका मतलब है कि जो कॉस्ट हम लोग किसी भी प्रोडक्ट में डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते वो कहलाती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या कहलाती है, या ओवरहेड्स, या क्या कहते हैं उसको, ओवरहेड्स। तो याद रखना कि लेबर प्लस ओवरहेड्स, इनको हम क्या कहते हैं, कौन सी कॉस्ट, इसका मतलब है डायरेक्ट कॉस्ट को कन्वर्ट करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, लेबर की। लेबर जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट में किस में कन्वर्ट करेगी, कन्वर्जन कॉस्ट कन्वर्ट करेगी किस में, जो आप चीज आपने बनानी है। इसका मतलब यह हुआ कि टोटल कॉस्ट किसके इक्वल हो गई, प्राइम कॉस्ट प्लस कन्वर्जन कॉस्ट के। अब जरा मेरी बात को समझना, सबसे पहले रॉ मटेरियल का अकाउंट बनाओ। अगर रॉ मटेरियल का कोई ओपनिंग बैलेंस है तो किस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। सपोज करो नया बिजनेस है तो आपने कोई अगर परचेजेस की हैं तो डेबिट साइड पे आ गई। अच्छा, दूसरी कौन सी कॉस्ट लग रही है, लेबर, लेबर को आपने पे किया। तीसरी कौन सी कॉस्ट लग रही है, ये तीनों कॉस्ट हम लोग ट्रांसफर कर देंगे किसको, किसको ट्रांसफर कर देंगे, वर्क इन प्रोसेस को। अच्छा, यहां पे ये ओपनिंग बैलेंस अगर होता तो ये किसका ओपनिंग बैलेंस था, रॉ मटेरियल का। किसका था ओपनिंग बैलेंस, ये रॉ मटेरियल का। यहां पे क्या है, ये WIP है, तो यहां पे ओपनिंग बैलेंस किसका आएगा, वर्क इन प्रोसेस का जो ओपनिंग बैलेंस है वो ओपनिंग इन्वेंट्री, जो क्या आ रही है इसमें, किसकी ओपनिंग इन्वेंट्री है ये रॉ मटेरियल की नहीं है। अब डेबिट साइड में क्या कुछ आ जाएगा, नहीं, हाँ सलमान क्या आएगा, ये तीनों कॉस्ट आ जाएंगी यार। अल्टीमेटली किसको ट्रांसफर किए हैं, रॉ मटेरियल, बैंक, आपके पास लेबर, और तीसरी कौन सी है, सर ओवरहेड्स में क्या क्या आता है, ओवरहेड्स में इनडायरेक्ट कॉस्ट मैंने क्या बताया, वो तमाम कॉस्ट इसमें नजर नहीं आ रही। रेंट नजर आ रहा है इसमें, नहीं, ओवरहेड हो गया ना। सुपरवाइजर सैलरी नजर आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी नजर आ रही है, वो तमाम कॉस्ट
जो डायरेक्टली प्रोडक्ट में नजर ना आए। WIP से डाटा सारे का सारा ट्रांसफर किसको हो जाएगा? फिनिश गुड्स, किसको ट्रांसफर हो रहा है? फिनिश गुड्स। अच्छा जी, अब यानी कि अगला अकाउंट किसका बनेगा? ओपनिंग बैलेंस। यहां से ओपनिंग बैलेंस किसका होगा? ये फिनिश गुड्स का है। तो तीनों इन्वेंटरीज आ गई। रॉ मटेरियल में कौन सी इन्वेंटरी थी? रॉ मटेरियल की। WIP में कौन सी इन्वेंटरी आई है? जो WIP की थी। फिनिश गुड्स में किसकी इन्वेंटरी आ रही है? जो फिनिश गुड्स की। ठीक है, फिनिश गुड्स में सारे का सारी कॉस्ट कहां से एंटर हो रही है? WIP से। कहां से एंटर हो रही है? ठीक है, ये आपके पास फिनिश गुड्स का कैरेट ऑन बैलेंस होगा, जो क्लोजिंग इन्वेंटरी होगी। यहां पे जो बैलेंस बच गया वो किसको ट्रांसफर हो जाएगा? वो किसको जा रहा है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, तो तरतीब समझ में आई है? तरतीब क्या है? तरतीब आपके पास क्या है कि रॉ मटेरियल की इन्वेंटरी किस में कन्वर्ट होती है? वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंटरी किस में कन्वर्ट होती है? फिनिश गुड्स। ठीक है, अब इसका मतलब यह हुआ कि जो नेक्स्ट अकाउंट है आपका वो किस चीज का बन रहा है? कॉस्ट ऑफ सेल्स का। तो अब आपको क्लियर हो जाएगी बात। कॉस्ट ऑफ सेल में सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? ओपनिंग इन्वेंटरी। ठीक है, इन शॉर्ट इसमें सब कुछ शामिल हुआ है ना, वो वाला जो आपके पास फिनिश गुड्स वाला है। ठीक है, और यही सारी कॉस्ट ऑफ सेल्स किसको ट्रांसफर हो जाती है? तो ये कंप्लीट प्रोसेस है आपके पास। ये सारे अकाउंट्स किसके थे? अगर आपने क्या करना है? इन्वेंट्री मैन्युफैक्चर करनी है। क्या करनी है आपने? मैन्युफैक्चर करनी है। अगर भाई देखो, मुख्तलिफ तरह के बिजनेसेस हैं। कुछ बिजनेसेस इन्वेंट्री मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं, कुछ बिजनेसेस इन्वेंट्री खरीद के बेच देते हैं। तो उनके लिए तो प्रोडक्शन कॉस्ट कोई नहीं लगती ना उसमें। अच्छा, सर्विस इंडस्ट्री जो होती है उसमें आपकी इन्वेंट्री नॉर्मली नहीं हुआ करती। बड़ी नॉर्मल, बड़ी माइनर सी इन्वेंट्री उसमें मौजूद होती है, क्योंकि उसमें ज्यादातर कॉस्ट कौन सी होती है? सर्विसेज से रिलेटेड। ज्यादातर कॉस्ट किसकी होती है? सर्विसेज। तो इसका मतलब है, अब आपको ये चीज है समझ में आनी चाहिए कि इन्वेंट्री तीन चीजों की हम लोग रखते हैं। किस किस की? रॉ मटेरियल की, वर्क इन प्रोसेस की, और रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री क्यों रखते हैं हम लोग? चलो बताते जाओ, क्लियर करो बात। क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है, तो हम लोगों ने क्या कर लिया पहले से? रॉ मटेरियल। क्योंकि रॉ मटेरियल अनसर्टेनिटी है, उसको पहले से रख लिया। क्योंकि सप्लायर हमें क्या दे रहा है? डिस्काउंट। नंबर ऑफ रीजंस है। यानी कि सबसे अच्छी इन्वेंट्री क्या हो सकती है? रॉ मटेरियल, जिसको होल्ड करने का आपको बेनिफिट है। दूसरे नंबर पे कौन सी इन्वेंट्री है? वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री अराइज होती है आपकी इनएफिशिएंसीज की वजह से। किस वजह से? एक आइडियल इन्वायरमेंट में। किसमें? आइडियल इन्वायरमेंट में याद रखो कि कभी भी वर्क इन प्रोसेस नहीं क्रिएट होता। डायरेक्टली रॉ मटेरियल किसमें कन्वर्ट होता है? फिनिश गुड्स।
वर्क इन प्रोसेस कन्वर्टिंग, वर्क इन प्रोसेस आया ही क्यों है? इनएफिशिएंसी। किस वजह से आया है? भाई देखो साफ सी बात है, मुझे टाइमली एक चीज बनानी थी, मैं नहीं बना पाया, तो वो प्रोडक्ट कहां पड़ी हुई है? वर्क इन प्रोसेस। वो किस वजह से बन नहीं पाई है? या तो मशीन आवर्स की वजह से, मशीन डिले कर रही होगी, खराब हो गई होगी, लेबर की वजह से होगी, कोई नंबर ऑफ, ये सब चीजें क्या है? इनएफिशिएंसीज हैं आपकी। लेकिन ये सिस्टम का हिस्सा है। और तीसरे नंबर पे कौन सी इन्वेंट्री बन रही है? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स, ठीक है, फिनिश गुड्स। अब याद रखना कि जब फिनिश गुड्स बन गई है ना, क्या हो गया? फिनिश गुड्स बन गई है, इसके बाद जितनी भी कॉस्ट लगेगी वो प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं कहलाएगी। इसका मतलब है भाई कि रॉ मटेरियल परचेज से लेकर कहां तक? फिनिश गुड्स कंप्लीशन तक जितनी भी कॉस्ट लग रही है उसको हम क्या कहते हैं? इसके बाद जितनी भी कॉस्ट लगेगी वो सब क्या है? नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट है वो? नॉन प्रोडक्शन। गैस करो, चलो बताते जाओगे आप। फिनिश्ड गुड्स वेयर हाउस कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, हाँ जी, प्रोडक्शन, नॉन प्रोडक्शन, नॉन प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल स्टोरेज कॉस्ट, प्रोडक्शन, वर्क इन प्रोसेस स्टोरेज कॉस्ट, प्रोडक्शन, refundable input tax on raw material। दोबारा से मैं बता रहा हूं, refundable input tax ये अकाउंट फॉर नहीं, नॉन रिफंडेबल हो जाएगा। नॉन रिफंडेबल टैक्स क्या होगा? कॉस्ट का हिस्सा बनेगा, नॉन रिफंडेबल। लिखते जाओगे साथ साथ पॉइंट्स यार, ये जो एग्जांपल बोलता जा रहा हूं, ठीक है। नॉन रिफंडेबल लिखते जाओ। पहला मैंने क्या लिखवाया था? नहीं नहीं, इससे पिछली वाली एग्जांपल कौन सी दी थी मैंने? स्टोरेज कॉस्ट, हाँ जी, फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज कॉस्ट पहला लिखो, फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज कॉस्ट। दूसरा लिखो रॉ मटेरियल स्टोरेज कॉस्ट। तीसरा लिखो WIP स्टोरेज कॉस्ट। अब जो ये फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज कॉस्ट है, ये नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट है ये? नॉन प्रोडक्शन। जबकि रॉ मटेरियल स्टोरेज कॉस्ट और दूसरी कौन सी थी? WIP, ये प्रोडक्शन कॉस्ट है। सही, फिनिश गुड्स स्टोरेज कौन सी है? नॉन प्रोडक्शन। फिनिश गुड्स के बाद मैंने क्या बताया, ये देखो लिखा हुआ है ना, जब फिनिश गुड्स बन गई है उसके बाद जितनी भी कॉस्ट आ रही है सब क्या है? नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। उसके बाद देखो रीफंडेबल इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्या होता है? वो टैक्स जो हम परचेजेस पर पे करते हैं उसे क्या बोलते हैं? इनपुट। ये कौन सा टैक्स है? रिफंडेबल है, नॉन रिफंडेबल है? रिफंडेबल। इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं करनी, इसको हमने कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाना। नॉन रिफंडेबल इनपुट टैक्स, नेक्स्ट लिखो, नॉन रिफंडेबल इनपुट टैक्स ये आएगा। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, प्रोडक्शन कॉस्ट है ये। क्या है ये? ये प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा। कैरेज इनवर्ड्स ये भी आएगा, क्योंकि डायरेक्टली ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेट। मैंने आपको रूल बता दिया, रॉ मटेरियल परचेज करने से लेकर जब तक फिनिश गुड्स कंप्लीट ना हो जाए सारी कॉस्ट कौन सी है? प्रोडक्शन। सेलिंग कॉस्ट, नेक्स्ट लिखो,
नॉन प्रोडक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट नॉन प्रोडक्शन। एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेशन या बाद में एडमिनिस्ट्रेशन? एडमिनिस्ट्रेशन होती ही अलग से, एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक प्रोडक्शन से है ही नहीं है। डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री जहां पे काम हो रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट है भाई फैक्ट्री एरिया। डेप्रिसिएशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, वो नॉन प्रोडक्शन। वो क्या है? डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी व्हीकल्स। नेक्स्ट पॉइंट देखो, डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी व्हीकल्स। हाँ जी, डिलीवरी सेल। अच्छा, हम लोग क्यों अलग अलग कर रहे हैं प्रोडक्शन कॉस्ट और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट? एनी गुड रीजन? सोचो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको शायद अब क्लियर हो जाए बात। हम बिजनेस क्यों करते हैं? कमाने के लिए। कमाने के लिए हम कमाते क्या है? कोई चीज बेचते हैं, वो चीज कितने की बेचनी है ये डिपेंड करता है उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है। अरे भाई, अगर तुम्हें प्रोडक्शन कॉस्ट ही नहीं मालूम होगी तो मार्कअप मार्जिन कैसे लगाओगे? और अगर मार्कअप मार्जिन नहीं लगाओगे, सही नहीं लगा तो सेलिंग प्राइस सही आएगी? पता चलेगी कि आपने धर्मशाला खोला हुआ है। धर्मशाला समझते हैं ना कि आपको पता ही नहीं है कॉस्ट कितनी लग रही है और आप अपनी तरफ से जो सारा चीजें सस्ती बेच रहे हैं। पता चले जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 4 रुपया, ठीक है ना, और आप बेच रहे हैं 6 रुपए की, जबकि एक्चुअली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6 रुपए की है। तो इसका मतलब यह हुआ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इसलिए सेपरेट करना क्या है, वो जरूरी है। ठीक होगी बात? अगला पॉइंट, एग्जांपल लिखो नेक्स्ट। एक रियल एस्टेट बिजनेस है जी। इसके पास 2 बिल्डिंग्स हैं, जिनसे वो क्या कर रहा है? ऑफिस यूज। 5 बिल्डिंग्स हैं, इसने रखी हुई है फॉर सेल। ठीक है जी। 3 बिल्डिंग्स हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। क्या है? अंडर। और ये अंडर कंस्ट्रक्शन हम किसके लिए बना रहे हैं? बिजनेस के लिए। नहीं, ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। हमारे पास 2 बिल्डिंग्स हैं अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, 2 बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जिनको हमने सेल करना है कस्टमर्स को। इनको डिफरेंशिएट करें जी, बताएं जी क्या क्या लगेगा रूल इनमें। फर्स्ट वन, 2 बिल्डिंग्स, ये कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा? पीपीई। ये क्या आ गया आपके पास? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या डेफिनेशन थी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की? वो तमाम टेंजिबल आइटम जो आपके बिजनेस में यूज हो रहे हैं। तो ये ऑफिस बिजनेस में यूज हो रहा है ना। 5 बिल्डिंग किस लिए है जी? कस्टमर को सेल करने के लिए। वो चीजें जो हमने कस्टमर को सेल करने के लिए रखी हुई है वो क्या है? तो ये आ गया IS2 इन्वेंटरी। 3 बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, किसके बिहाफ पे बना रहे हैं? ये हमारी है क्या? तो कौन सा स्टैंडर्ड है?
नहीं, पढ़ो पहले पेज पे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। वर्क इन कंस्ट्रक्शन एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स ये वाला नहीं। IFRS 15 अब समझ में आ गई ये बात। ये क्या है कि 2 बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन, जो हमने क्या किस लिए बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं, और बाद में क्या करेंगे, ये इन्वेंट्री है, ये अंडर ये WIP है, ये क्या है, ये WIP है। एक और एग्जांपल लिखो। आपके पास ही 100 कैटल्स हैं। यस सर। एक गिलास ठीक है जी। फॉर सेल क्या है, फॉर सेल। आपके पास 300 कैटल्स हैं, जो कहां पे हैं, फार्म में। ठीक है, अच्छा जी। आपके पास सुच्ची नस्ल के 50 कुत्ते हैं। ठीक है जी, जो आपने किस पर्पस के लिए रखे हैं, कैटेगराइज करें जी। पहली तो इन्वेंट्री होगी। पहला तो इन्वेंट्री हो गया, अगली सेल के लिए रखी है, किस लिए रखी है, जो नीच IS 41 है ये IS 41 है। हाँ ज़्यादा चलेगा, ये PP है। ठीक है जी, जो फार्म में है ना डंगर, वो किधर, वो क्या है, वो 41 है। और जो ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये IS 60। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ गया। अलग एग्जांपल्स इसमें आपके पास। अच्छा, अब वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। According to IAS 2, inventory is valued at lower of cost or NRV. NRV stands for net realizable value. नेट रियलाइजेबल वैल्यू किसे कहते हैं? नेट रियलाइजेबल वैल्यू ये है कि अगर हम लोग इस इन्वेंट्री को बेचेंगे तो हमें नेट कितनी वैल्यू मिलेगी, ग्रॉस नहीं, कौन सी, नेट। इसका मतलब ये हुआ कि एनआरवी में क्या कुछ आता है जी, सबसे पहले आएगा एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, क्या ये कितने का बिकेगा, लेस क्या बगैर कॉस्ट इनकर किए कोई चीज बिक जाएगी, कोई ना कोई सेलिंग कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी ना, माइनस कर दे एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट। समटाइम्स आपको कुछ फर्दर कॉस्ट इनकर करके चीज बेचनी पड़ती है, Necessary to make this. उसको हम लोग कहते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट फॉर सेल। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट फॉर सेल। भाई हाफ बेक आइटम है आपके पास, अगर हम लोग उसकी
ऊपर 40 रुपए का खर्चा और कर देंगे तो ये 300 रुपए का बिकेगा। तो ये क्या कहलाएगा? 40। ये 40 का कहलाएगा एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट। अच्छा, हम लोगों ने इन्वेंट्री ली क्यों है? हमने कमाना है। तो याद रखना, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, किसमें? नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हमेशा एनआरवी किससे ज्यादा होगी? भाई तुमने, वही बात है, ये मैं बात करूंगा, धर्मशाला तो नहीं खोला, तुमने ज्यादा ही कमाना होगा ना, तो एनआरवी क्या होनी चाहिए? कॉस्ट से ज्यादा। कॉस्ट से। लेकिन अगर उल्टा हो जाए काम, एनआरवी क्या हो जाए? कॉस्ट से कम। कॉस्ट से कम हो जाए, ये वरिंग बात हो गई है। इसका मतलब है तुमने जितने का खरीदा था तुम्हें उतने पैसे भी रिकवर नहीं हो रहा। इसको बोलते हैं इन्वेंट्री रिटर्न ऑफ। क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल लिखो, अगर एक इन्वेंट्री की कॉस्ट है 100 और उसकी एनआरवी है 80, तुमने ये कितने का खरीदा था आइटम? 100 का। ये कितने का बिकेगा? 80 का। तो क्या अपनी कॉस्ट रिकवर कर रहा है ये? तो 20 का तुम्हें क्या हो गया? नुकसान। तो इन्वेंट्री लॉस कितने का हो गया? बताना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इन्वेंट्री कितने की लिखी जाएगी? इन्वेंट्री लोअर ऑफ में लिखी जाएगी ना। इन दोनों में से लोअर ऑफ क्या है? इन्वेंट्री लॉस की सलमान डबल एंट्री बनाओ। इन्वेंट्री लॉस, एक्सपेंस है ना। इन्वेंट्री लॉस हम कहां भेजेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स। इन्वेंट्री से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट है, जितने भी लॉसेस है, सब कहां जाएंगे? डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्रेडिट इन्वेंट्री। पेज नंबर 439 पे जरा आए। Situations. Explain the situation when the cost of inventories may not be recoverable. किन situations पे आपकी cost recoverable? हाँ जी, तो वो नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, वो ये वाली सिचुएशन कब कब अराइज हो सकती है। तो याद रखो, नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? जब भी इन्वेंट्री क्या हो जाएगी? डैमेज, या फिर क्या हो जाएगी? ऑब्सोलीट, पुरानी हो जाए। क्यों नहीं? ठीक है ना। आपके पास डेस्कटॉप पड़ा हुआ है, कंप्यूटर 2005 वाला, किसी काम का है? उसको बेचने के लिए भी आपको पल्ले से 2 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा। Their selling prices have declined. आपने खरीदा किस पे था? बात तो समझना है। खरीदा ज्यादा पे था, लेकिन सेलिंग प्राइस क्या हो गई? कम हो गई। ये याद करें, जब पिछले साल पेट्रोल, इसी साल बल्कि पेट्रोल की प्राइसेस कम हो गई थी, तो मिलना बंद हो गया था, क्योंकि खरीदा था 83 रुपए पे। खरीदा किस पे था? 83, 84 पे खरीदा था। उसी टाइम गवर्नमेंट ने कितने कर दिया? 70 का। ठीक है, तो वो तो नुकसान है। तो उसको कैसे ओवरकम किया गया? सप्लाई को रोक के। लेकिन फिर भी नुकसान हुआ 2 महीने। लेकिन फिर अचानक से एक दिन जगह रात को 11, साढ़े 11 बजे क्या खबर आई कि डायरेक्टली 74 रुपए से कितने का हो गया? 100।
25 रुपए 26 रुपए एकदम से बढ़ गए। तो जो उन्होंने सबर किया और 2 महीने की उन्होंने नुकसान काटा था, उनको क्या मिल गया? माल मिल गया। लेकिन ये हर आइटम के साथ नहीं है, ठीक है ना। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी जो हमारे जो गले वाले लोग हैं, जो हमारा जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, इन लोगों ने गंदम जो है ना वो स्टोर की। आटे का रेट क्या हो गया? 80 रुपए 50 रुपए पे चला गया। अब गवर्नमेंट ने इतनी देर में इंपोर्ट करवा ली गंदम। क्या करवा ली? इंपोर्ट। अब जिस दिन वो इंपोर्ट हुई गंदम पाकिस्तान उतरी है, इन लोगों को खतरा क्या लग गया, यार हमारी गंदम बड़े बड़े खराब ना हो जाए किधर। तो ये लोग भी अपनी गंदम क्या करेंगे? मार्केट में ले आए, ठीक है, सप्लाई बढ़ा दी, तो प्राइस क्या हो गई? कम हो गई। अब जिस किसी बेचारे ने उस टाइम पे 80 रुपए का खरीदा हुआ है, अब वो 70 रुपए पे आ गई, ठीक है ना। तो ये नुकसान इस तरह से अप डाउन चीजें होती रहती हैं। मैं बात कर रहा हूं सेलिंग प्राइस। याद रखना क्या है, मेरा एक सवाल का जवाब देना है। लिख लो, बल्कि एक पॉइंट लिखो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है जी 20,000। कितनी है? प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं, कॉस्ट जो आपने खरीदा है कितनी है? 20,000। कंपनी नॉर्मली चार्जेस 30% मार्कअप। The cost price of the product has risen to 30,000. बताएंगे इन्वेंट्री लॉस कितने का है? इन्वेंट्री लॉस कितने का है? कुछ नहीं, इन्वेंट्री लॉस भाई कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। मैंने सेलिंग प्राइस का नाम नहीं लिखा, मैंने क्या बोला? कॉस्ट प्राइस। हमने तो खरीद लिया था 20,000 पे ना, बाद में चीज महंगी हुई है तो होने तो हमारे पास कितने की रिकॉर्डेड है? इसलिए गौर से क्वेश्चन है, गौर से पढ़ना है। कॉस्ट प्राइस में क्या आया? इंक्रीज आया, ठीक है। और किस वजह से होता है कि एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन जो है वो बढ़ जाए, या फिर बाकी कोई और कॉस्ट है वो लग जाए आपके पास। अच्छा, आगे चलने से पहले जी एक दो चीजें और समझ लें जरा, फिर जरा ये डिटेल में करेंगे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड कि लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे आपने वैल्यूएशन करनी है। हाँ जी, इस चीज को तो जरा बार बार समझ के लिखेंगे भी। ओपनिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट, इन तीन चीजों का आपस में लिंक बताएं जरा। एक मिनट। ओपनिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल होती है किसके? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस ना। तो ओपनिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगी? प्रॉफिट क्या होगा? ये याद रखना। इसका मतलब क्या हुआ कि ओपनिंग इन्वेंट्री और प्रॉफिट्स, इनमें क्या रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। क्या रिलेशनशिप है? इनवर्स। क्लोजिंग इन्वेंट्री, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स में से हम क्या करते हैं? लेस करते हैं ना। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या होगा? तो याद रखना भाई कि क्लोजिंग इन्वेंट्री और प्रॉफिट्स, इनमें क्या रिलेशनशिप है? इनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है,
मेरी कुछ बातों का जवाब देते हैं। कैरेज इनवर्ड्स और प्रॉफिट्स में क्या रिलेशनशिप है? सर कैरेज इनवर्ड बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा। कैरेज इनवर्ड्स बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगी? बढ़ेगी। तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? अगर कोई इन्वेंट्री डैमेज हो गई, इससे क्या होगा? क्यों नहीं आएगा? एक्सपेंस आउट कॉस्ट ऑफ सेल्स में ही तो होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ही तो होगी ना भाई। देखो कैसे होगी वो मैथ, क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा भाई। 1 लाख का क्लोजिंग स्टॉक था, उसमें से 5000 इन्वेंट्री क्या हो गई? तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया? जब क्लोजिंग स्टॉक कम होता है तो प्रॉफिट भी क्या होता है? कम हो जाता है ना। तो इन्वेंट्री डैमेज इसमें और प्रॉफिट में क्या रिलेशनशिप आ रहा है? अच्छा, पेज नंबर निकालो। $445 इसमें एग्जांपल है, इसको रीड करो जरा। जी जरा बताते जाए। पहला आइटम कौन सा? A1 है। हाँ जी, A1 है ना। A1 की कॉस्ट बताओ कितनी है? NRV निकालो। अब NRV किसके इक्वल है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, estimated selling price less estimated selling cost less estimated cost to complete for sale। estimated selling price कितनी लिखी हुई है? हाँ जी 7800। कितनी आ रही है? सेलिंग कॉस्ट कितनी है? एनआरवी कितनी आ गई? तो इन्वेंट्री लॉस कितने का हो गया? हाँ जी, किस पे लिखेंगे? कॉस्ट पे या एनआरवी पे? भाई इन्वेंट्री किस पे लिखते हैं हमेशा? लोअर ऑफ, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इन्वेंट्री कितने पे जाएगी? A1 70 और इन्वेंट्री लॉस कितने का हुआ? 700। भाई कॉस्ट और एनआरवी का डिफरेंस कितना आ गया? 700। प्रोडक्ट बी पढ़े क्या? A1 ना A2 है? क्या है? A2। कॉस्ट बोलो जी। 14,000। एनआरवी सेलिंग प्राइस बताओ कितनी है? 18। कॉस्ट टू सेल है कितनी? 200 बस 17,000। क्या कोई इन्वेंट्री लॉस आया? नहीं है ना। तो इन्वेंट्री किस पे जाए? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कॉस्ट पे। सब लॉस की सूरत में लोअर पे लिखेंगे। लॉस तब लिखेंगे, याद रखो, लॉस तब लिखेंगे, इसको पॉइंट को नोट भी कर लें, जब एनआरवी क्या हो जाए? कम हो जाए कॉस्ट से। जब एनआरवी क्या हो जाए? कॉस्ट से कम हो जाए। ठीक है जी। प्रोडक्ट A3 लिखेंगे जरा। A3 कॉस्ट बोलो 16,000। एनआरवी सेलिंग प्राइस बोलो 17,000। कॉस्ट टू सेल कितनी है?
क्या है? 16,000 cost. लोअर ऑफ क्या आ रहा है इसमें से? 16,000 16,000। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इन्वेंट्री कितने की जाएगी? 16। क्या कोई इन्वेंट्री लॉस हुआ? यस। नहीं। इन्वेंट्री लॉस कब होगा? दोबारा बता रहा हूं, जब एनआरवी कम हो जाए। इसमें नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड ने हमें क्या किया? लोअर ऑफ का। हायर ऑफ का बोला उसने? नहीं बोला ना। जब उसने लोअर ऑफ का बोल दिया, इसका मतलब है सिर्फ किसकी रिकॉर्डिंग करनी है? लॉस। नेक्स्ट लिखो जी A4। कॉस्ट कितनी है? कितनी? 6,000। एनआरवी 75%. माइनस 150. 1 2800. सेम वही है। Yes. इन्वेंट्री कितने की आ गई? क्या कोई इन्वेंट्री लॉस है? नो। तो टोटल इन्वेंट्री कितनी होगी? काउंट कर लो। A1 कितने का लिखा था इन्वेंट्री में? 7,300। A2 कितने का लिखा था जी? 14,000 लोअर ऑफ वाला। A3 कितने का लिखा था? 16,000। और A4 ये टोटल इन्वेंट्री है 43,000। और प्रॉफिट एंड लॉस में इन्वेंट्री लॉस कितने का गया? चलो अगली एग्जांपल खुद करो। अगली एग्जांपल खुद करो, लिख के करना है, आंसर देखते नहीं, लिख के करो। खबर दी पहली प्रोडक्ट बताएंगे क्या है? ABC। कॉस्ट कितने यूनिट्स है? 20. कॉस्ट कितनी है? 80. टोटल कॉस्ट 80 है। टोटल कॉस्ट 80 है। Total cost, yes sir. 80. टोटल कॉस्ट 80 है। एनआरबी 200. कितनी? 200. 180 है sir. 200 में से 20 निकलेगा ना? Cost of business. सेलिंग कॉस्ट कितनी है? 20. तो किस पे लिखना है जी? Cost. कॉस्ट पे 80 पे। इसके बाद DEF कॉस्ट कितनी है? 150. 1। 50. एनआरवी 120. 1। एनआरवी कितनी है? 120 minus 10. सेलिंग प्राइस है 120 और एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है? 110 आ गया। तो हम किस में लिखते हैं इन्वेंट्री को? लोअर ऑफ क्या आ रहा है? एनआरवी कम हो गई है। क्या बताया है मैंने कि अगर एनआरवी क्या हो जाए? कम हो जाए कॉस्ट से, तो इन्वेंट्री लॉस कितने का आ गया? 150 और 110 का डिफरेंस कितना आ गया? नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है? GHI कॉस्ट कितनी? 6। एनआरवी माइनस 5 हो गया। तो किस पे लिखे? 5 पे। और इन्वेंट्री लॉस कितना आ गया? 1। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करें। अब आगे थर्ड एग्जांपल।
तो बनाए ना, कन्वर्ट करें। एग्जाम्पल 3 देख लीजिए, अच्छी एग्जाम्पल है ये। प्रोडक्ट ए कॉस्ट बोलो कितनी है? 100,000 है। सेलिंग प्राइस बोलो 120। मार्कअप है, मार्जिन है, क्या लिखा हुआ है? मार्कअप कितना परसेंट है? मार्कअप परसेंटेज ऑफ कॉस्ट कहते हैं। कैसे बताया था कि मैंने आपको निकालना है सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल्स प्रॉफिट। तो सेल प्राइस आपने निकालनी है, कॉस्ट कितनी है? 100, और प्रॉफिट यहां पे परसेंटेज ऑफ क्या रखी है तुमने? 20। तो सेलिंग प्राइस आ गई 120,000। सेलिंग प्राइस क्या आई है? 120। अगला देखो क्या दिया है कॉलम तुम्हें? 5% ऑफ एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट 6,000। 5% ऑफ क्या लिखी हुई है? AESP estimate selling price। अच्छा, कॉस्ट नहीं है। This price 5% ऑफ एस्टिमेटेड selling cost जी 5% ऑफ एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस थी 120,000। कितना हो गया? 6,000। 6,000 हो गया ना। उसके बाद है एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, 15% of cost। ये 15% किसका लेना है? Cost कॉस्ट कितनी थी? 100,000। उसके बाद लिखा हुआ है रेशियो ऑफ क्रेडिट सेल्स बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। सेल्स से कोई ताल्लुक इन्वेंट्री से है, ये तो नॉन प्रोडक्शन आ गया। उसके आगे लिखा हुआ है रिकवरी कॉस्ट। ये क्या है? जो पैसे निकलवाने हैं रिसीवेबल से, जो रिसीवेबल से क्या करना है आपने? रिकवरी करवानी, उनके ऊपर कॉस्ट है। इसका ताल्लुक इन्वेंट्री से है, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है ना। यहां पे सिर्फ कौन सी कॉस्ट चलेगी? प्रोडक्शन। बैड डेट्स का ताल्लुक बनता है। ठीक होगी बात? चलो जी कर लो। इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट, कॉस्ट कितनी थी इसकी? 100,000। एनआरवी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस तो मैं निकाली है, कितनी आई है? 120,000 ना। माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट कितनी है? माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट कितनी है? कॉस्ट कितना है? 100,000। एनआरवी कितना है? 90, किस पे लिखेंगे? 99, 99। और इन्वेंट्री लॉस कितने का है? एक। चलो इसी तरह प्रोडक्ट बी करो, इसी तरह प्रोडक्ट बी बनाओ। इसमें मार्जिन आ रहा है। लगाए ना। जी मार्जिन है, मार्जिन परसेंटेज ऑफ सेल्स होता है ना। Yes, sir.
हाँ जी, मार्कअप हो मार्जिन हो, आपने लगाना सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल्स प्रॉफिट ही है। सेलिंग प्राइस तो नहीं मालूम ना, निकाल कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट 270,000। प्रॉफिट मार्जिन है कितना परसेंट? 15%। 15% ऑफ एस। इसको शफल कर लो। एस किसके इक्वल हो गया? 270,000 डिवाइडेड बाय 0.085 कितना आ गया? आने दो। 317,647. 317,647 ये क्या है? चलो करें हम इसको। ये सेलिंग प्राइस आई है, एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट कितनी है जी? 5% है। इसकी भी 5% ही है। नहीं सर, एक मिनट, 3% ऑफ 317,647 ये अगेन 950,929 एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट कितनी है? 7% है। 7% ऑफ कॉस्ट है जी 18,000। चलो जी एनआरवी निकाल लो। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस थी 317,647 माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट है 9529 माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट कितनी है? कितना आ गया? 289। ये क्या है? ये एनआरवी है ये। फिलहाल कॉस्ट कितनी है? इसमें लिखेंगे कोई इन्वेंटरी रिटर्न ऑफ हुआ नहीं। ठीक है, इसके क्वेश्चन को कंप्लीट करें, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कल चिंटू पिंटू से स्टार्ट करेंगे। चिंटू अभी एग्जाम्पल का नाम है चिंटू यार।